वेलकम नर्सिंग क्लासेज। मैं सचिन अवस्थी आपको यहाँ पे मेडिसिन पढ़ाता हूँ, मेडिसिन एंड सर्जरी। और अपन ने स्टार्ट करा था इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर, फर्स्ट अपन ने स्टार्ट करा था, उसका नाम था इन्फ्लामेशन। आज अपन इन्फ्लामेशन में अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था कि कार्डिनल साइन पढ़ लिए थे, इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या होता है, क्या कार्डिनल साइन थे उसको पढ़ा था, और उसका वेस्कुलर इवेंट पढ़ा था। फिर अपने सेकंड क्लास में सेलुलर इवेंट के पूरे सातों के सात स्टेप को अपने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं, आज अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल मीडिएटर। क्या पढ़ते हैं? केमिकल मीडिएटर। तो हेडिंग डालो, केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। देखो, अपन जब शुरू में अपन ने पढ़ा था इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, तो उसके अपने 5 कार्डिनल साइन पढ़े थे। वह जो क्या क्या पढ़े थे, अपन ने टेम्परेचर पढ़ा था, अपन ने वहां पे टेम्परेचर पढ़ा था, पेन पढ़ा था, स्वेलिंग पढ़ा था, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन पढ़ा था, और एक और पढ़ा था ना, लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, स्वेलिंग, याद है याद अभी, ये सब अपन ने पढ़े थे। 5 कार्डिनल साइन पढ़ा था, पेन पढ़ा था, स्वेलिंग पढ़ा था, रेडनेस पढ़ा था, और हीट पढ़ा था, और आपके लॉस ऑफ फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो ये पांचों आते हैं, जो आपके सिम्टम आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ठीक है, इन्फ्लामेशन पूरा प्रोसेस अपना हो रहा है, उसमें परमेबिलिटी बढ़ रही है, कभी कभी उसकी रोलिंग हो रही है, कभी एडिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे जो इन्फ्लामेशन करने का काम करते हैं ना, वो कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये आपके वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ाते हैं, वो वैसोडाइलेट करते हैं, इसकी वजह से हमको जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन के जो इवेंट होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इवेंट होते हैं उनको कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। समझ में आ गया? अब देखो, क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं। ठीक है, एक होता है सेल डेरिवेटिव, एक होता है सेल डेरिवेटिव, और दूसरे होते हैं आपके प्लाज्मा डेरिवेटिव। क्या है इनका मतलब? देखो, अपनी बॉडी में काफी सारे केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं, ठीक है, काफी सारे, अलॉट ऑफ, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो तो आपके ब्लड में, प्लाज्मा में ऐसे ही बहते रहते हैं, है ना, खून के अंदर बहते रहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में डिसोल्व होते हैं, उनको अपन ने बोला प्लाज्मा डेरिवेटिव। ठीक है, जो आपके प्लाज्मा में बहते रहते हैं उनको अपन ने क्या बोला? प्लाज्मा डेरिवेटिव बोला। जो आपके प्लाज्मा में बैठ रहेंगे, बहते रहते हैं, उनको अपन ने क्या बोला? प्लाज्मा डेरिवेटिव बोला। और ऐसे मीडिएटर जो कि किसी सेल से निकलते हैं, मान लो ये एक सेल है, उस सेल में स्टिमुलेट मिला और इस सेल से फिर वो निकले केमिकल मीडिएटर, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल, मतलब सेल डेरिवेटिव केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। अब समझ में आया? तो सेल डेरिवेटिव केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, ऐसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो कि सेल से निकलते हैं, जो कि सेल से ओरिजिन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेल डेरिवेटिव इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, है ना। अब सेल डेरिवेटिव में कौन कौन से आते हैं, प्लाज्मा डेरिवेटिव में कौन कौन से आते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आएगा। यदि केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से कोई सिंपल क्वेश्चन बनाने की सोचता है, जो नॉर्मल पेपरों में सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं उनकी कोई सोचता है, तो बन सकता है कि कौन सा मीडिएटर सेल डेरिवेटिव है, कौन सा प्लाज्मा डेरिवेटिव है। ये पूछता है कि भाई हिस्टामिन दे दिया कि इसमें से हिस्टामिन है वो सेल डेरिवेटिव है, प्लाज्मा डेरिवेटिव है, या 3 सेल डेरिवेटिव दे दिए और एक प्लाज्मा डेरिवेटिव दे दिया, पूछ लेंगे प्लाज्मा डेरिवेटिव कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सेल डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, एक बार अपन इनके नाम लिख लेते हैं। सेल डेरिवेटिव में पहला आता है हिस्टामिन। आप सबको पता है कि हिस्टामिन मास्ट सेल से, बेसोफिल से, इनसे निकलता है। दूसरा आता है सेरोटोनिन,
ये सब अपन एक वन बाय वन करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। भाई प्रोस्टाग्लैंडिन भी तो इन्फ्लामेशन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, और जहां प्रोस्टाग्लैंडिन है वहां पे एक और आएगा ल्यूकोट्राइन, ठीक है। और एक और लिख लो आप, साइटोकाइनिन। इनके बारे में बस आपने सुना होगा, आज अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक साइटोकाइनिन भी आता है, ठीक है। वहीं अदर हैंड अपन बात करते हैं प्लाज्मा डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। तो आप सबको पता है क्लोटिंग फैक्टर है ना, वो भी इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर है, और आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर है वो ब्लड में फ्लो होता है, ब्लड में बहता रहता है ना क्लोटिंग फैक्टर। तो ये प्लाज्मा डेरिवेटिव है। साथ में आप फिब्रिनोजन भी लिख सकते हो। और आपने जो मेन काम आता है यहाँ पे, सॉरी, जो आपने सुना भी होगा काफी बार, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। जो आपके ब्लड में बहता रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, है ना। तो ये भी आपकी प्लाज्मा डेरिवेटिव का काम करेगा। क्लियर। एक आप लिख दो, काइनिन सिस्टम भी लिख सकते हो, जिसमें काइनिन्स आते हैं, जैसे ब्रेडिकाइनिन भी आते हैं, वो भी प्लाज्मा डेरिवेटिव है। तो भाई आपको 3 सेल डेरिवेटिव रख दिया, एक आपको क्या रख दिया, प्लाज्मा डेरिवेटिव पूछ लिया, और पूछ लेगा कि इसमें प्लाज्मा डेरिवेटिव केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कौन सा है, फिर आपको बताना है आंसर, ठीक है। क्लियर है बात। अब अपन वन बाय वन करके सबको देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बेस क्लियर हो जाएगा अपना, तो काफी बेटर है। आगे फार्मा में बहुत इजी पड़ जाता है ये ना, फार्मा पढ़ने में। तो सबसे पहले अपन सेल डेरिवेटिव पढ़ते हैं, और सेल डेरिवेटिव में जो मेन मेन है उनको पढ़ लेते हैं। हिस्टामिन को अपन पढ़ते हैं। हिस्टामिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टामिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट डाल लेना, कुछ भी कर लेना, कि जो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन है, इनके नाम के पीछे आप देखो आई एन ई, अमाइन आ रहा है, मतलब कि ये अमाइन ग्रुप के होते हैं। कौन से ग्रुप के हैं, अमाइन ग्रुप के होते हैं। तभी आप देखोगे ना, तो ये जो इनको क्लियरली अपन बोलते हैं मोनोअमाइन, ये 5-6 आते हैं, इनको क्लियरली अपन मोनोअमाइन बोलते हैं। ये अमाइन ग्रुप के होते हैं, जिसमें सेरोटोनिन, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब क्या है, मोनोअमाइन्स होते हैं, ठीक है। ये अमाइन ग्रुप के हैं। तो ये है ना, वो वेजोडाइलेशन कराते हैं, वेसल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इनको वेजो एक्टिव अमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजो एक्टिव अमाइन बोलते हैं इनको, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब अपन इनके बारे में पढ़ते हैं, हिस्टामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन हिस्टामिन के बारे में लिख लिया कि ये क्या है, वेजो एक्टिव अमाइन है। क्या है, वेजो एक्टिव अमाइन होता है, ठीक है। अब और डिटेल में आपसे पूछ लिया जाए कि वेजो एक्टिव अमाइन है मतलब कि क्या है, मोनोअमाइन है। और डिटेल में पूछ लिया जाए कि ये इसका वो क्या है, प्रीकर्सर क्या है, किससे बनता है हिस्टामिन, तो याद रखना ये एक इमिडाजोल, याद रख लो। बहुत डिटेल में अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इमिडाजोल क्या होता है। ये इमिडाजोल डेरिवेटिव ऑफ हिस्टाडीन, मतलब इसका यदि कोई आपसे प्रीकर्सर पूछे ना, तो बता देना हिस्टाडीन इसका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है, ठीक है। कौन होता है इसका प्रीकर्सर, हिस्टाडीन इसका क्या होता है, एक प्रीकर्सर का काम करता है हिस्टाडीन, ठीक है। अब ये हिस्टामिन अपन को मेन बात आती है कि रिलीज कहां से होता है, या सिंथेसिस बाई, कहां से रिलीज होता है, कहां से सिंथेसिस होता है। यदि अपन ये पढ़े कि हिस्टामिन सिंथेसिस बाई, तो बताओ आप कहां से रिलीज होगा। तो सपोज करो 3 सेल होती है, सपोज नहीं, 3 सेल होती है जहां से हिस्टामिन बनता है, याद रखना हरदम। कौन कौन सी सेल है वो 3 सेल, एक आपके मास्ट सेल, जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते होगे तो कनेक्टिव टिश्यू में एक मास्ट सेल आती है, क्या आती है, मास्ट सेल आती है। वो मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करती है। सपोज करो ये एक मास्ट सेल है, और आपके बॉडी के अंदर एक वो होता है इम्यूनोग्लोबिन आईजीई। ये क्या करता है, जैसे ही कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर आता है आपकी बॉडी में, कोई एलर्जन आता है, उसका पता ये आईजीई लगा लेता है, और आईजीई इस मास्ट सेल के पास जाता है, मास्ट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब ये मास्ट सेल एक बार स्टिमुलेट होती है ना, उसके बाद में ये यहाँ से हिस्टामिन है उसको रिलीज करती है, सेरोटोनिन को रिलीज करती है, ये पर आगे पढ़ेंगे। फिर मास्ट सेल है वो रिलीज करती है आपके हिस्टामिन, ठीक है। साथ ही अपन देखना चाहें, एक मिनट,
ठीक है। इसके साथ ही मास्ट सेल हो गई। इसके साथ ही अपन बात करें तो दूसरा जो भी मास्ट सेल से रिलीज होता है वो बेसोफिल से भी रिलीज होगा, क्योंकि बेसोफिल और मास्ट सेल को एक दूसरे क्या बताया जाता है कि इन दोनों के फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है। बेसोफिल आपके ब्लड में पाई जाती है और मास्ट सेल आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, अंतर इतना है। ठीक है, लेकिन मास्ट सेल और बेसोफिल है दोनों ही हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, उसके बाद में बता देता हूं कि थोड़ा बहुत प्लेटलेट होती है अपने, प्लेटलेट भी आपके हिस्टामिन को रिलीज करती है। क्लियर है बात? तो हिस्टामिन कहां कहां से रिलीज होता है? आपके टिश्यू की मास्ट सेल से, ब्लड की बेसोफिल से, और थोड़ा बहुत हिस्टामिन है वो प्लेटलेट से भी रिलीज होता है। अब हिस्टामिन क्या क्या करता है, फंक्शन क्या क्या है, और क्या क्या इसके आपको फेट देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसको अपन देख लेते हैं कि हिस्टामिन क्या क्या काम करता है। तो समझो हिस्टामिन के क्या क्या काम है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। पहला काम तो मैंने बताया कि ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है। क्या करता है? वेजोडाइलेशन करता है। शुरू में आपने जब वेस्कुलर इवेंट पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी या इनकी जो स्पीड कम होती है, कम क्यों होती है कि वो एकदम ही वेजोडाइलेट हो जाती है, आपकी वेसल से वेजोडाइलेट हो जाती है। और वेजोडाइलेशन का मेन काम करता है वो कौन करता है? हिस्टामिन ही वेजोडाइलेशन कराता है, हिस्टामिन ही वेजोडाइलेशन कराता है। इसकी वजह से वहां पे जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला काम है वेजोडाइलेशन का इसका, हिस्टामिन का। दूसरा काम होता है ब्रोंकोस्पाज, या ब्रोंकोस्पाज मत लिखो, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या करता है? एलर्जी होती है, सॉरी, सपोज करो जब आपको किसी को अस्थमा की एलर्जी होती है, या किसी को आपने पिप्जो का इंजेक्शन लगा दिया, नॉर्मली आपने पिप्जो लगा दिया, और किसी इंसान को पिप्जो मतलब पिप्रासिलिन टाइजोबैक्टम जो 4.5 आता है वो आपने इंजेक्शन लगा दिया। अब किसी इंसान को पिप्रासिलिन से एलर्जी है, सपोज करो किसी इंसान को पिप्रासिलिन से एलर्जी है, तो जब वो एलर्जी होती है ना पिप्रासिलिन से, तो आपकी बॉडी की जो हिस्टामिन रिलीज होने लगता है आपकी बॉडी में, आईजीई उसको असेस कर लेगा, मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेगा, और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। वो धीरे मतलब कि सांस छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, और विजिंग साउंड आने लगता है, क्योंकि उसकी ब्रोंकस है वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तब अपन एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन तक देने पड़ जाते हैं, इतनी खतरनाक कंडीशन आ जाती है। तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। मेनली आपने अस्थमा में पढ़ा होगा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना? अस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन का दूसरा काम है एलर्जी में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होना, बहुत कॉमन होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना? थर्ड, ये इंक्रीज परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब परमेबिलिटी इंक्रीज होने से जो फ्लूइड है वो आपकी वेसल से बाहर आने लगता है, और इंसान को क्या होने लगता है? एडिमा होने लगता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से इंसान को डिस्निया होने लगता है ना? डिस्निया होने लगता है, यहाँ पे पी और लिख लेना। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आप पी और लिख लेना, डिस्पीनिया। और वेजोडाइलेशन से क्या होने लगता है? वेजोडाइलेशन से इंसान का जो बीपी है वो कम होने लग जाता है। जब इंसान के बहुत इंडिविजुअल के बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज हो गया बॉडी में, तो तब उसका बीपी लो होने लग जाता है, और बीपी लो होने को शॉक बोलते हैं। तो कहते हैं ना एनाफाइलैक्सिस शॉक। तो इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा केमिकल मीडिएटर रिलीज हो जाते हैं। केमिकल मीडिएटर क्या कराता है? वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन से आपका बीपी कम होता है, और बीपी कम होने की वजह से इंसान शॉक में चल जाता है। ठीक है, इसके बाद में और भी काम होते हैं हिस्टामिन के। हिस्टामिन का एक काम और होता है जीआईटी की, या कोई भी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जीआईटी की आपकी बॉडी में जो भी स्मूथ मसल्स होती है उनको क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दो चीज देखने को मिलती है, तो गट मोटिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? गट मोटिलिटी बढ़ती है, और इंसान को डायरिया टाइप सिम्टम आने लगता है। यदि आपके पेट में, यदि आप कुछ गंदा खाना खा लेते हो और पेट में एलर्जी होती है, तो इंसान को कॉमन है कि आपको डायरिया होगा। साथ में हिस्टामिन का एक अच्छा काम भी है, ये क्या करता है? आपके स्टोमक की लाइनिंग में पैराइटल सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? पैराइटल सेल पाई जाती है। अब जब स्टमक की जो मसल्स है, स्टमक की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो पैराइटल सेल भी स्टिमुलेट होंगी, और स्टिमुलेट होकर वो क्या बनाती है? वहां पे गैस्ट्रिक जूस बनाती है। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है, मतलब गैस्ट्रिक जूस बढ़ाती है। इसलिए आपने पढ़ा होगा
नॉर्मल बता देता हूँ कि किसी इंसान की जब गैस बनने लगती है, पेट में एसिडिटी होती लगती है, तो डॉक्टर कहता है कि इसके जो पेट में सिक्रेशन है वो ज्यादा हो रहे हैं, और वो सिंपल सी टैबलेट देता है, रैनटैक। रैनटैक 150 की जो टैबलेट आती है रैनिटिडिन, वो देता है। तो रैनिटिडिन क्या काम करती है? रैनिटिडिन क्या करती है, जो हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिनेज ही तो है, वो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है। अब हिस्टामिन ब्लॉक हो गया तो वहां पे हिस्टामिन, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे बनने वाला एसिड है, गैस्ट्रिक जूस है, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेनली ये एसिड HCl बनता है यहाँ पे ना, HCl का सिक्रेशन कराता है हिस्टामिन। क्लियर? इसके अलावा हिस्टामिन आप आगे जाके पढ़ोगे, न्यूरोट्रांसमीटर। आपने एक बहुत अच्छा निमोनिक आता है, जब आपको न्यूरोट्रांसमीटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर भी आपके 4 या 5 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, अमाइन अलग होते हैं, पेप्टाइड अलग होते हैं, जिसमें एंडोर्फिन भी आते हैं। ठीक है, आपके काफी तरह की गैसेस में NO2 भी काम करती है, तो हिस्टामिन मोनोअमाइन भी होते हैं। ठीक है, तो 5-6 तरीके के आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें हिस्टामिन है। हिस्टामिन है वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, बल्कि हिस्टामिन है वो इंसान को स्लीप अवेक साइकिल को, स्लीप अवेक साइकिल होता है, मतलब इंसान जो अवेकिंग है, इंसान की जो अवेकिंग है, आप जो अलर्ट रहते हो, उसमें आपको हिस्टामिन बहुत हेल्प करता है। यदि आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, एलर्जी हो रही है, हिस्टामिन की वजह से एलर्जी हो रही है, तो आपको नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपके हिस्टामिन है वो आपको जिंदा रखता है, अवेक रखता है, जगा के रखता है। उसके बाद ही ये आपकी एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, आपकी भूख है उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट कर देता है। ये आपकी एपेटाइट को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि ये अलग अलग काम आपके हिस्टामिन के अलग अलग काम है। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, जो ऊपर के 3 काम है ना, इनको हिस्टामिन का एक रिसेप्टर काम करता है, जिसको बोलते हैं H1 रिसेप्टर। जो आपका वेजोडाइलेशन है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, परमिबिलिटी, जो एलर्जी का मेन काम है वो H1 रिसेप्टर देखता है। जो आपके GIT की जो एसिड बन रहा है उसका काम है वो H2 रिसेप्टर देखता है। कौन देखता है? H2 रिसेप्टर देखता है। इसलिए तो जो रेंटैक है वो H2 एंटागोनिस्ट है, जबकि आपके सिट्रीजन, लेवोसिट्रीजन, जेफ्रेलुकास, मोंटेलुकास, फेनिग्रा, सॉरी फेनिग्रा क्या को फेक्सोफेनाडिन जो एलिग्रा आती है, ये सब H1 रिसेप्टर जो एलर्जी की दवा आती है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम है वो H3 रिसेप्टर देखता है। इसकी दवा भी इतनी ज्यादा नहीं आती क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का ये इतना ज्यादा काम नहीं है, वो ज्यादा काम है वो एसिटिलकोलिन का। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने हिस्टामिन को देखा। सबसे पहले देखा कि हिस्टामिन एक मोनोअमाइन होता है, इमिडाजोल डेरिवेटिव है, मेन इसका प्रीकर्सर है वो कौन है? हिस्टाडीन है। वेजो एक्टिव अमाइन है क्योंकि वेजो डायलेशन करता है, वेसल्स पे काम करता है। सिंथेसिस होता है मास्ट सेल से, बेसोफिल से और प्लेटलेट्स। क्लियर? क्या क्या काम है इनको अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं सेकंड केमिकल मीडिएटर, इंपॉर्टेंट है, वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, अब देखो सेरोटोनिन का एक और स्पेसिफिक नाम है, एक और नाम है जो बहुत फेमस है, वो ज्यादातर लोग लिखते हैं 5-HT। 5-HT का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टा अमाइन। अब मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया ना अमाइन, आप एंड की लाइन पे गौर करो, सॉरी आप एंड की लाइन पे गौर करना, यहाँ पे अमाइन लिखा हुआ है। इस अमाइन का मतलब है कि ये जो है ये भी क्या है? मोनो अमाइन है। क्या है? मोनो अमाइन है, और ये भी वेसल्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? वेसल्स पे बहुत काम करता है, इसलिए इसको भी अपन क्या बोलते हैं? वेजो एक्टिव अमाइन। ये भी आपके वेसल्स पे बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए इसको भी अपन क्या बोलते हैं? वेजो एक्टिव अमाइन बोलते हैं। अब वही बात है कि ये सिक्रेशन कहां से होता है, सेरोटोनिन कहां से रिलीज होता है, अपन ये भी देख लेते हैं कि जो सेरोटोनिन है वो कहां से रिलीज हो रहा है। तो लिख लो 5-HT रिलीज फ्रॉम, ये कहां से रिलीज होता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 जगह से रिलीज होता है, एक तो होता है प्लेटलेट से। कहां से होता है? प्लेटलेट से। देखो, तो मास्ट सेल है, बेसोफिल है, वहां से भी रिलीज होता है, लेकिन वहां से बहुत कम अमाउंट में होता है। वहां से जो मेनली रिलीज होता है वो हिस्टामिन होता है। ठीक है, सेरोटोनिन कहां पे स्टोर होता है? सेरोटोनिन आपकी जो प्लेटलेट होती है ना,
प्लेट्स होती है उनके अंदर स्टोर रहता है सेरोटोनिन, समझ गए? तो एक तो उसके अंदर स्टोर रहता है, प्लेटलेट्स के अंदर ये स्टोर देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपको मिलेगा, ये आपने एक सेल पढ़ी थी, न्यूरो एंडोक्रोमेफिन सेल। न्यूरो एंडोक्रोमेफिन सेल, देखो आपको स्टमक के जो ड्यूडेनम होता है ना, उसके पास में को न्यूरो एंडोक्रोमेफिन सेल देखने को मिलती है। ये एक आपके गट में देखने को मिलती है, इसको गट सेल भी बोलते हैं, गट में देखने को मिलती है। न्यूरो एंडोक्राइनल सेल होते हैं, इनका कॉमनली आपने ट्यूमर भी पढ़ा होगा जिसको एनईटी बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर होता है। ओल्ड एज में काफी कॉमन है न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर। तो ये न्यूरो एंडोक्राइनल सेल होती है, ठीक है, गट में पाई जाती है, ये वहां से भी रिलीज होता है। अब गट से रिलीज हो रहा है मतलब कि डायरिया, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, एब्डोमेन क्रैम्प्स, ये सब करता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कि आप ये भी लिख सकते हो कि ये मास्ट सेल में भी पाया जाता है, ये भी आप लिख सकते हो कि ये कहाँ पे पाया जाता है, मास्ट सेल से भी रिलीज होता है। लेकिन मास्ट सेल से जो मेनली रिलीज होता है वो कौन होता है, हिस्टामिन होता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या काम है इनको भी अपन देख लेते हैं। सेरोटोनिन के क्या क्या काम है, पहले तो मैंने ये बता दिया कि सेरोटोनिन है वो रिलीज कहाँ से होता है, मेनली प्लेटलेट से होता है। और डिटेल में जाओ तो न्यूरो एंडोक्रोमेफिन सेल या न्यूरोक्रोमेफिन गट सेल होती है, वहां से रिलीज होता है। तो थोड़ा बहुत ये कहां से होता है, मास्ट सेल से रिलीज होता है। क्लियर है इतनी बात? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इसका नाम होता है, इसलिए मैंने बताया कि ये भी मोनोअमाइन है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या क्या है इनको अपन देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या ये काम करता है, ठीक है। तो इसका भी पहला काम मैंने बताया कि वेजो एक्टिव है ना, ये एक वेजो एक्टिव है। तो मतलब कि ये क्या कराएगा, वेजो डायलेशन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सुनो बड़े ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन है इसमें, लोग कोई वेजो डायलेशन बोलता है कि सेरोटोनिन वेजो डायलेशन कराता है, कोई कहता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। लेकिन मेन सुनो क्यों, देखो इसमें कंफ्यूजन इसलिए है कि जब भी आपकी बॉडी में एलर्जी होती है ना, तो एलर्जी में कोई एक केमिकल मीडिएटर एलर्जी नहीं करा सकता। जब आपके मास्ट सेल स्टिमुलेट होगी तो आपके वहां पे हिस्टामिन भी आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन भी आएंगी और आपके सेरोटोनिन भी आएंगे, सब आते हैं। अब वहां पे ओवरऑल वेजोडाइलेशन हो गया, लेकिन तुम बता नहीं सकते कि भाई किसकी वजह से वेजोडाइलेशन हुआ, ठीक है। तो इसलिए इनके काम इतने अच्छी तरह अभी तक इलोबरेट नहीं है कि स्पेसिफिक काम क्या है। इसलिए इसका देखो जो मेन काम है सेरोटोनिन का, ऐसा लिखा जाता है बुक में, जो हर्ट्समोन की अपनी बुक है उसमें लिख रखा है कि इनिशियली जो सेरोटोनिन है वो कराता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। सेरोटोनिन है वो इनिशियली तो क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, लेकिन लेटर बाद में ये सेरोटोनिन है वो वेजो डायलेशन कराता है, बाद में क्या कराता है, वेजो डायलेशन कराता है। इसलिए ओवरऑल एक फंक्शन पूछ लिया जाए सेरोटोनिन का क्या है, तो मेन तो आपको ये बोलना है कि इनिशियली तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, बाद में ये क्या कराता है, आपको वेजो डायलेशन कराना है। तो आप बोल सकते हो कि ओवरऑल यदि एक ही पूछ लिया जाए कि या तो ये या ये, तो आप वेजो डायलेशन बोल देना। क्लियर है बात? दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम इसका वही है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का, मतलब कि जो अस्थमा टाइप की एलर्जी है उसमें भी आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का वो सेरोटोनिन काम करता है। आपके जो ब्रोंकस है उसको नैरोइंग कर देगा, आपको सांस निकालने में दिक्कत आएगी जिसकी वजह से आपको व्हीजिंग साउंड आएगा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन आप करने लगोगे, सांस छोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हिस्टामिन ज्यादा कराता है या आपका सेरोटोनिन, तो याद रखना हिस्टामिन से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना वो ज्यादा सीवियर होता है, सेरोटोनिन इतना नहीं करा पाता, क्योंकि सेरोटोनिन से इतना सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता जितना हिस्टामिन से होता है। तो हिस्टामिन ज्यादा अच्छा आपके क्या कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है। सेरोटोनिन बहुत कम कराता है लेकिन कराता है, ठीक है। तीसरा वैस्कुलर परमेबिलिटी, ये भी क्या करता है, इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी को, ये भी जो वैस्कुलर की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा, लेकिन मेनली इंक्रीज करता है वो कौन करता है, आपका हिस्टामिन करता है, ना कि सेरोटोनिन करता है। ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वही गट मोटिलिटी को बढ़ाएगा ये भी, भाई न्यूरो एंडोक्राइनल सेल जो गट में तो होती है, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये भी गट मोटिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये भी आपकी क्या कराता है, स्मूथ मसल्स को क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ये भी आपकी जो स्मूथ मसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो आपके पेट में, आपके एब्डोमेन सिस्टम में मेनली क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं।
तो ये भी आपकी गट मोटिलिटी कराता है, जिसकी वजह से आपको या तो एब्डोमेन क्रैम्प होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, या इंसान को डायरिया होने लगता है। ठीक है, अब इसका जो मेन काम होता है वो समझो कि इनका जो मेन काम है वो क्या है। इनका मेन काम है, ये भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, और अच्छा खासा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये भी एक अच्छा खासा न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब समझो इसका क्या क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है तो एक तो मैंने बता दिया कि स्लीप अवेक साइकिल है, ये स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा स्लीप अवेक साइकिल का मतलब कि ये नींद लाता है, इसलिए कहते हैं कि जो आपका दूध होता है ना, दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद इंसान को ज्यादा कहते हैं नींद आने लगती है, क्योंकि दूध में थोड़ा बहुत सेरोटोनिन होता है, और सेरोटोनिन जब आप लेते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत नींद या डिजीनेस आने लग जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन आपको नींद लाता है, मतलब कि ये स्लीप को इंड्यूस करता है, जबकि हिस्टामिन है वो किसको इंड्यूस कर रहा था, अवेकिंग को। ठीक है, ये इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है। दूसरी बात, ये आपका एक तो स्लिप करता है, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लगेगी, ये करता है, या एपेटाइट का सेंटर मान सकते हो आप, एपेटाइट का इसको क्या मान सकते हो, सेंटर मान सकते हो कि ये एपेटाइट को कंट्रोल करता है। और मेन बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जो मेन बात है उसको पहले मैं स्टार लगा देता हूं, ये मूड एलिवेशन करता है। क्या करता है, मूड एलिवेशन करता है। आपको यदि किसी के अंदर सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो उसको डिप्रेशन आने लग जाता है, किसी के अंदर सेरोटोनिन की कमी आती है वो डिप्रेशन में, टेंशन में होने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप टेंशन में हो ना तो आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट आती है उसको खा लिया करो, क्योंकि डेयरी मिल्क चॉकलेट में बताया जाता है कि उसमें सेरोटोनिन है ना, वो आपके ब्रेन में जाएगा सेरोटोनिन, और आपका मूड है उसको अच्छा करेगा, एलिवेट करेगा। ठीक है, इसलिए डेयरी मिल्क खाने के बाद आप सपोज कभी फील करना कि आपको जो टेंशन होती है वो लिटिल बिट कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब भी आप थोड़ा टेंशन में हो, टेंस में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आप थोड़ा सा डेयरी मिल्क खा लो, क्योंकि डेयरी मिल्क में क्या होता है, सेरोटोनिन होता है, और आप उससे आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि सेरोटोनिन का काम होता है मूड एलिवेट करने का, आपको खुश रखने का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या देखा, सेरोटोनिन को देखा। ओके, अब अपन थर्ड पढ़ते हैं। दो पढ़ लिया अपन ने, हिस्टामिन पढ़ लिया, और अपन ने क्या पढ़ लिया, सेरोटोनिन पढ़ लिया। अब अपन थर्ड नंबर पे देखते हैं, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को पढ़ना भी जरूरी है। कैसे रिलीज होता है ये समझो आप, सबसे पहले तो इसको समझो रिलीज कैसे होता है, और इसको नॉर्मली अपन पीजी भी बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना। कैसे रिलीज होता है इसको समझो। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज करो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। और आपने मॉडल भी पढ़े होंगे कि दो तो लिपिड लेयर होती है, और उनके बीच में एक प्रोटीन, उनके बीच में एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन, जो आपने नॉर्मल जो कौन सा फ्लूइड मोजेक थ्योरी आती है ना, सिंगर एंड निकोलसन की जो फ्लूइड मोजेक थ्योरी आती है, उसमें ये आपने पढ़ा होगा कि ऊपर और नीचे तो लिपिड होते हैं, और बीच में उनके क्या रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन। ठीक है, अब अपन बात करें कौन सा लिपिड होता है, मैं आपसे यदि पूछूं कि लिपिड कौन सा होता है, तो आप बताओगे कि सर इसमें होता है फोस्फोलिपिड। कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड होता है। और मेनली जो फोस्फोलिपिड होता है वो लेसिथिन होता है, और उसके साथ में मैं बता दूं कि वहां पे एक फोस्फोलिपिड होता है आर्किडोनिक एसिड। कौन सा होता है, आर्किडोनिक एसिड। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, उसमें एक फोस्फोलिपिड होता है, वो कौन सा होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये बेस क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब समझना, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन अपन पढ़ते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कैसे होता है, कहां से होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन से होता है। कहां से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका बनने वाला है, बहुत डिटेल कंसेप्ट आपका बनने वाला है।
और देखो डिटेल पढ़ने का एक फायदा है कि आप भूलते नहीं हो, ठीक है। शॉर्ट पढ़ने का फायदा है कि आप भूल जाते हो, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे वो भी आप भूल जाओगे। डिटेल पढ़ने का फायदा होता है कि एक बार आपने पढ़ लिया ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे सामने 100 लड़के बैठे हैं, उसमें मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो मेरे क्वेश्चन अच्छे होंगे, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो कैसे काम करता है कि आपके अंदर एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फोस्फोलिपिड होता है। तो कौन सा फोस्फोलिपिड होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। कौन सा होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट एसिड है, याद रखना, आर्किडोनिक एसिड। मतलब कि ये एक सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया आएगा ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया आएगा। अब जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है, आर्किडोनिक एसिड होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, क्लियर। अब क्या होता है कि इस आर्किडोनिक एसिड में दो रिसेप्टर होते हैं, इस आर्किडोनिक एसिड में दो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम आता है, वो कॉक्स एक रिसेप्टर होता है, कॉक्स 1 एंड 2, है ना, दो रिसेप्टर होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। उन पे आके साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम होता है, वो आके अटैच होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया इसके अंदर आता है तो आपकी सेल स्टिमुलेट होती है, आपकी सेल के अंदर टेंसनेस बढ़ जाती है, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन पे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 रिसेप्टर थे, वहां पे कौन आके चिपक जाता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम आके चिपक जाता है। अब ये चिपक जाता है तो आपकी सेल से फिर रिलीज होते हैं क्या, एक तो आपका भाई रिलीज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन, एक मिनट, एक तो आपका भाई रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन के उल्टा काम करने वाला जो प्रोस्टाग्लैंडिन को कंट्रोल कर सके वो रिलीज होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। कौन होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। तो ये दो सब्सटेंस रिलीज होते हैं, दो केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। समझ में आ गया आपको। आपकी सेल मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड की बनी है, उसमें एक फोस्फोलिपिड होता है आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। बैक्टीरिया सेल के अंदर एंट्री करा, सेल के अंदर तहस नहस मच गई। जब तहस नहस मच गई तो आपकी जो सेल आर्किडोनिक एसिड है उसके पास कोक्स 1 कोक्स 2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर पे साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम होता है, वो आके चिपक जाता है, और जब वो एंजाइम आके चिपक जाएगा तो आपकी सेल है वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी सेल और प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन को कंट्रोल करने के लिए एक थ्रोम्बोक्सिन A2 का रिलीज करती है, दो केमिकल मीडिएटर रिलीज करती है। ठीक इसी तरह एक और रिसेप्टर होता है आपके पास LOX, इसका नाम है लिपो ऑक्सीजिनेज। क्या नाम है, लिपो ऑक्सीजिनेज। जब टेंसनेस मचती है तो एक LOX2 रिसेप्टर और होता है, LOX रिसेप्टर होता है, उस पे कौन सा एंजाइम आके चिपकता है, लिपो ऑक्सीजिनेज आके चिपकता है, और जब लिपो ऑक्सीजिनेज आके चिपकता है तो आपकी सेल क्या रिलीज करती है, आपकी सेल रिलीज करती है ल्यूकोट्राइन को। किसको, ल्यूकोट्राइन को, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। और ल्यूकोट्राइन को कंट्रोल करने के लिए एक और मीडिएटर रिलीज करती है, उसको बोलते हैं लिपोक्सिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, कहां से बनता है, जब आपकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी। कौन डैमेज होगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, इसको अपन ने देखा। अब देखो प्रोस्टाग्लैंडिन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप बता देता हूं, टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो मेन होते हैं, या एक बार मैं आपको ना कॉमन सिम्टम बता देता हूँ, कॉमन साइन सिम्टम बता देता हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन है उनके मेन मेन क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ, बोर तो नहीं हो रहे, फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अपन प्रोस्टाग्लैंडिन है इनके क्या पढ़ लेते हैं, फंक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या काम करता है, ये अपन देख लेते हैं। तो मेन काम, पहला काम जो सब करते आ रहे हैं, वेजोडाइलेशन। सबसे पहले तो ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। वैसा उसको क्या कर देगा, वो कर देगा क्या, डायलेट कर देगा, बीपी कम करता है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम है ये जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है ना, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन, प्लेटलेट कई जगह इकट्ठा हो जाती है, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है या कम करता है। ये प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता। क्या करता है कि ये वेसल्स है,
इसमें प्लेटलेट के काफी ज्यादा झुंड बना लेती है, और आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए वो जनरली जब भी आपकी एंडोथेलियम में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है ना, तो एंडोथेलियम के नीचे कोलेजन एंजाइम होता है, वो कोलेजन एंजाइम प्लेटलेट के कांटेक्ट में आता है, बोन विब्रेंट फैक्टर होता है, वो प्लेटलेट को चिपकाता है और फिर यहाँ पे थक्का बनने लग जाता है। सिंपल सा याद रखो, यदि आपकी वेसल्स में कोई रुकावट आती है, कोई उबड़ खाबड़ आती है, तो वहां पे प्लेटलेट इकट्ठे होने लग जाती है, वहां पे थ्रोम्बस बन जाती है। तो हम खून को पतला करना चाहते हैं, खून फ्री फ्लोइंग बहे, तो उसके उसको प्रोस्टाग्लैंडिन है वो काम करता है, मतलब कि प्लेटलेट जो झुंड बना रही है ना उसको ना बनाए, वो उसके थ्रोम्बस को क्या करता है, कम करता है। इसलिए दो रिस्क है, एक तो क्लॉट बनने की रिस्क कम हो जाती है, लेकिन साथ साथ ब्लीडिंग होने की रिस्क है वो बढ़ जाती है। क्लियर है बात? तीसरा काम क्या है इसका, इन्फ्लामेशन तो करता ही है। नेक्स्ट काम है इसका, ये पेन इंड्यूस करता है। क्या करता है, पेन को इंड्यूस करता है। आपको पता होगा अभी अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, नोसियो सेप्टर। नोसियोसेप्टर होते हैं कि ऐसे सेंसरी नर्व होती हैं, यदि मेरे यहाँ पे किसी ने काटा तो मुझे जो दर्द हुआ है, जो दर्द का सिग्नल है वो मेरे ब्रेन तक पहुंचा है, दर्द का सिग्नल है वो मेरे ब्रेन तक पहुंचा है। तो जो सिग्नल को लेके गई है, जो नर्व सेंसरी नर्व है, जो इस पेन के सिग्नल को लेके गई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोसियो रिसेप्टर बोलते हैं, नोसियोसेप्शन बोलते हैं, है ना। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो उस नोसियोसेप्शन की जो एक्टिविटी होती है उनको बढ़ाती है, वो नोसियो रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उनको बढ़ाती है, वो दर्द को और ज्यादा करती है। इसलिए कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जब इंसान को दर्द होता है, इसलिए अपन को प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर लेने होते हैं, जिनको अपन एनसेड जैसे डाइक्लोफेनिक, एसिलोफेनिक, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये सब कॉक्स-2 इनहिबिटर होते हैं, कॉक्स-1 इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो जो नोसियो रिसेप्टर है इनकी एक्टिविटी को भी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाता है, जबकि एक हार्मोन होते हैं अपनी बॉडी में एंडोर्फिन एंड ग्लेफ्लाइन, ये क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करता है, आपकी पेन को इंड्यूस करता है, ठीक है। उसी के बाद में पेन को तो इंड्यूस करता है, इसके साथ में ये टेम्परेचर भी बढ़ाता है। क्या करता है, टेम्परेचर उसको भी राइज करेगा, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस होता है, उसमें जो टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट होता है उसको बढ़ा देता है, और जब भी आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन रहेगा ना, तो आप देख लेना आपका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत एलिवेट रहेगा, टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलने वाला है। क्लियर हुई इतनी बात? आपको टेम्परेचर वो क्या मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्लियर? तो अपन ने ये देखा कि इसका एक ये काम भी होता है। नेक्स्ट आपको एक काम को बता देता हूं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। यूट्राइन बोल दो या पूरी स्मूथ मसल्स का ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लिख सकते हैं पर पूरा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये कराता है। क्या कराएगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये कराता है। अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में मतलब कि ये आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। आप देखना, यदि किसी कोई भी फीमेल होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें जब शुरू के महीनों में उसमें यूट्राइन में पेन होने लगता है, यूट्राइन में क्रैम्प उठते हैं, मतलब 6-7 महीनों में उसके यूट्राइन में क्रैम्प उठते हैं, तो वो जो क्रैम्प उठने का कारण होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। मेन जब एंड में डिलीवरी के टाइम पे जो क्रैम्प उठते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो ऑक्सीटोसिन कराता है। नहीं करता तो अपन बाहर से ऑक्सीटोसिन देते हैं, लेकिन यदि आप पहले की बात करते हो, 4-5-6 महीने की बात करते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन कराता है। यदि आपको फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको डिलीवरी टर्मिनेट करनी है, तो आप दवा देते हो कार्बोप्रोस्ट, मीजोप्रोस्टोल, ये आप दवा देते हो, तो वो दवा कार्बोप्रोस्ट जैसे 250 mg देते हो आप, मीजोप्रोस्टोल 800 mg दे रहे हो आप, तो वो सब क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और बच्चे को मार देंगी। इसलिए अबॉर्शन कराने में अपन प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं, मीजोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट, ये सब यही तो है, ठीक है। तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी आपका कराता है, ठीक है। साथ में ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराएगा, ठीक है। एलर्जी कराता है, आपको अस्थमा टाइप होता है वो भी आपको कौन कराता है, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो ब्रोंकस को नैरो कर देगा, ट्रैकिया को, एयरवे को नैरो कर देता है। इंसान को वो ये विजिंग साउंड आएगी, जब वो सांस बाहर निकालेगा तो विजिंग साउंड आएगी, और बहुत देरी से सांस बाहर निकलेगा, मतलब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगा। तो इस तरीके से अपने प्रोस्टाग्लैंडिन के काम पड़े, डिफरेंट डिफरेंट काम प्रोस्टाग्लैंडिन के होते हैं, पेन करना, फीवर लाना, यूट्राइन में धक धक कॉन्ट्रैक्शन करके बच्चे को मार देना,
ठीक है। उसके बाद में सांस की नली को खींच देना, वेजो डायलेशन करके बीपी को कम कर देना। वेजो डायलेशन मतलब आप सीधा सा मानो बीपी कम कर देना। और मेन काम है कि जो प्लेटलेट है ना उनका थ्रोम्बस है बनता है, जो प्लेटलेट थ्रोम्बस बना के ब्लीडिंग को रोकती है, उस ब्लीडिंग को मतलब कि ये ब्लीडिंग भी कराता है, मतलब आप कह सकते हो कि ये ब्लीडिंग कराने ब्लीडिंग की रिस्क होती है इससे, है ना, इससे ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो अपन ने ये सारे काम पढ़े, इसके प्रोस्टाग्लैंडिन के ये सारे काम होते हैं। ठीक है। याद रखना जो थ्रोम्बोक्सिन होते हैं, जो एक और बताया था मैंने, जो थ्रोम्बोक्सिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2, जिसको अपन शॉर्ट में TXA2 लिखते हैं। ये क्या करता है, ये अपोज करता है, अपोज टू या अपोज फंक्शन और प्रोस्टाग्लैंडिन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन करता है उसके सारे उल्टे काम कौन करता है, थ्रोम्बोक्सिन करता है, मतलब कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम करना, ब्रोंकस को डायलेट करना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है उसको बढ़ाना। ये क्या करता है, इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। और जो आपका एस्पिरिन होता है ना, वो इस थ्रोम्बोक्सिन पे ही काम करता है। ठीक है। जो आपका एस्पिरिन होता है वो इसी थ्रोम्बोक्सिन पे काम करता है। एनसिड है वो सारी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन पे काम करती है ना। अब मैं आपको बता रहा था, एक पॉइंट और बता रहा था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था। तो वो मैं थोड़ा सा लिख लो आप, वैसे आप हो सकता है आप बोर हो रहे होगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें मैं कुछ टाइप बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला टाइप आता है PGE1, एक टाइप आता है PGE1। आपने जब पढ़ा होगा एक डक्टस आर्टेरियोसस का नाम सुना होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में कांटेक्ट रहता है डक्टस आर्टेरियोसस, वहीं से बाईपास हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लंग्स वो इतने मैच्योर नहीं होते। तो उस डक्टस आर्टेरियोसस को जो ओपन रखने का काम करता है वो कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। मतलब कि ये क्या करता है, मेंटेन, लिख सकते हैं इसको, मेंटेन पोटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ये जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है उसकी जो पेटेंसी है उसको मेंटेन करके रखता है। क्लियर हुई इतनी बात। और इसके जो मेन एग्जांपल होता है मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल जो दवा होती है उसमें क्या होता है, ये PGE1 होता है। मीजोप्रोस्टोल जो एमटीपी किट में आती है ना, 4 गोली मीजोप्रोस्टोल की 800 mg, जो पर वेजाइनल रूट से रख दो और शाम तक आपको ब्लीडिंग हो जाएगी फीमेल को। ठीक है। एक आती है एल्प्रोस्टोटिल, एल्प्रोस्टो या स्टाडील आती है। आजकल ये दवा बहुत चल रही है। इंजेक्ट जो आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। ये दवा का नाम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में एक जो आपके पेनिस पे ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है सबक्यूटेनियस, है ना, जिससे जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत होती है वो ट्रीट हो जाती है इससे। ये बहुत अच्छा, बहुत फेमस दवा है आजकल। ये ब्रांड चल रही है एल्प्रोस्टाडील, एल्प्राक्स नाम से आती है। एल्प्राक्स नाम तो एल्प्राजोल, सॉरी, एक ब्रांड आती है एल्प्रोस्टाडील, है ना। दूसरी, एक तो PGE1 हो गया, एक आता है PGE2 जिसका नाम होता है डायनाप्रोस्टोन, डायनोप्रोस्टोन। याद रखना, डी मतलब डाई होता है, डाई मतलब E2, और डायनोप्रोस्टोन का काम होता है सर्वाइकल राइपनिंग। आपको OBG वाले सर हैं वो बताएंगे सर्वाइकल राइपनिंग के बारे में, जब वो पढ़ाएंगे कि जब भी बच्चे की, जब अपन किसी फीमेल की वैजाइनल डिलीवरी कराते हैं ना, तो उसके लिए आपकी सर्विक्स है वो मजबूत होनी चाहिए। अपन एक बिशॉप स्कोर करते हैं, यदि आपकी सर्विक्स मजबूत है तो ठीक है, लेकिन मान लो आपकी सर्विक्स है वो डिलीवरी को सहन ही नहीं कर पा रही, तो उस सर्विक्स को पहले मजबूत करना होता है, और उसको मजबूत करने के लिए आपको डायनाप्रोस्टोन है वो काम आता है। वो कौन सा होता है, PGE2 होता है। इसके बाद में एक आता है PGI2, जिसको अपन बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। क्या बोलते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2। और ये PGI2 होता है, ये ही आपके क्या कराता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। जो आपकी प्लेटलेट है उसके एग्रीगेशन को जो इनिबिट कराने का काम करता है वो यही करता है PGI2। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं, PGI2। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है, लास्ट देख लो, एक और देख लो, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराती है उसको अपन बोलते हैं PGF2 अल्फा। ये कराता है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन आपके यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन कराता है,
वो PgF2 अल्फा कराता है आपका यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बात। और इसको कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जो फेमस दवा आती है वो आती है कार्बोप्रोस्ट। कौन सी आती है? कार्बोप्रोस्ट दवा आती है। एक लैंटाप्रोस्ट और आती है, लैंटाप्रोस्ट, वो भी इसी का एग्जांपल है जो आपके ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें देते हैं। किसमें देते हैं? ओपन एंगल ग्लूकोमा, बहुत खतरनाक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तुरंत आपकी ब्लाइंडनेस भी कोज कर सकता है, तो उसमें ये दवा आती है लैंटोप्रोस्ट, है ना। तो अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़े, आप जब पूरा सिलेबस कर लोगे तब आपको ये याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको ओबीजी में, जैसे PgF2 अल्फा है उसके बारे में ओबीजी में बताएंगे, PgI2 के बारे में मैं आपको कार्डियक सिस्टम में पढ़ाऊंगा, इसके बारे में PgE1 के बारे में पीडिया में अपन पढ़ेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन में मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कैसे होता है। सेल मेम्ब्रेन जब अटैक होती है, जब आपकी सेल मेम्ब्रेन का अटैक होता है तो वहां से आपके प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, ठीक है। इसके क्या क्या काम है? वैसोडाइलेशन कराता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन है उसको इनहिबिट करता है, पेन बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर अपन ने थ्रोम्बोक्सोन देखा, ये सारे उल्टे काम करता है, उसको कंट्रोल करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। उसके बाद में अपन इसके क्या क्या टाइप होते हैं, PgE1 देखा, PgE2, PgI2, PgF2 अपना एक दो बार आप लिखोगे तो सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मेहनत करोगे तो सब याद हो जाएगा, एक दो बार आपने लिखा सारा आपको कंटेक्स्ट याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ओके, चलो अभी अपन एक दो और पढ़ लेते हैं, केमिकल मीडिएटर है उनको और पढ़ लेते हैं, ल्यूकोट्राइन को और पढ़ लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट लिखो ल्यूकोट्राइन, फोर्थ हो गया ना। ल्यूकोट्राइन ये क्या होता है? ल्यूकोट्राइन ये भी आप पढ़ोगे, आजकल बहुत फेमस दवा चल रही है जो आपकी मोन्टेलुकास, जेफ्रेलुकास, 10mg आती है, तो ये इन ल्यूकोट्राइन पे ही काम करेंगी, ये है वो इन ल्यूकोट्राइन पे ही काम करेंगी। आपको पता है, सॉरी ये नहीं करती ल्यूकोट्राइन पे, ल्यूकोट्राइन पे आपके ये नहीं करती है ना, ल्यूकोट्राइन मोन्टेलुकास पे मास्ट सेल पे काम करती है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ये, है ना। ल्यूकोट्राइन क्या होते हैं आपको ये तो मैंने बताया था कि इनका सिंथेसिस कैसे होता है, इनका सिंथेसिस है वो भी कहां से होगा, आपको सेल मेम्ब्रेन से होता है। इनका सिंथेसिस भी कहां से होता है? सेल मेम्ब्रेन की जब डैमेज होती है तो वहां पे लॉक्स रिसेप्टर होते हैं, लॉक्स रिसेप्टर पे लिपो ऑक्सीजनेज, एक एंजाइम होता है लिपो ऑक्सीजनेज, वो यहाँ पे क्या होता है? अटैच होता है, और उससे क्या होता है, एक तो ल्यूकोट्राइन रिलीज होते हैं जिनको शॉर्ट में एलटी बोलते हैं, और साथ में लिपोक्सिन होता है। लिपोक्सिन क्या करेगा? अपोज करेगा ल्यूकोट्राइन का कि ल्यूकोट्राइन ज्यादा आतंक भी ना मचा दे, ठीक है। अब ल्यूकोट्राइन कौन कौन सॉरी, अब ल्यूकोट्राइन के क्या क्या काम है इनको भी अपन देख लेते हैं। ल्यूकोट्राइन के क्या क्या काम होते हैं इनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब मेन मेन ल्यूकोट्राइन कौन से हैं? सबसे मेन होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले, LTB4। यदि ल्यूकोट्राइन से कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है तो यही आता है, ल्यूकोट्राइन B4, A4, B4, C4, D4, E4, ऐसे होते हैं, चार पांच ल्यूकोट्राइन होते हैं, ल्यूकोट्राइन A4, ल्यूकोट्राइन B4, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4। मेन होता है वो ल्यूकोट्राइन B4 है, इसका काम मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। ल्यूकोट्राइन B4 का काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ल्यूकोट्राइन B4 है ना, वो आपके कीमोटैक्सिस करता है, कीमोस्टैक्सिस करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद हो तो आपको, ये कीमोस्टैक्सिस करता है। आपको मैंने पहले बताया था कि कीमोस्टैक्सिस कौन कौन करता है? LIC, उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? LIC कराना पड़ेगा, एक मिनट, उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? LIC कराना पड़ेगा। L फॉर ल्यूकोट्राइन B4, I फॉर इंटरल्यूकिन 8 एंड C फॉर आपके कॉम्प्लीमेंट्री C5A, ठीक है। ये LTB4 हो गया। बाकी के बचे LTC4, LTD4, LTE4, इनका एक ही काम है। क्या क्या काम है इनके? एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, मैं बता रहा हूं कि जो आपको मेन अस्थमा की एलर्जी होती है ना, उसमें आपका ल्यूकोट्राइन का बहुत बड़ा काम होता है अस्थमा की एलर्जी में। तो एक तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, दूसरा वही परमेबिलिटी को इंक्रीज कराता है, इंक्रीज परमेबिलिटी। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से तो आपको पता लग गया कि आपको डिस्पीनिया होने वाला है, सांस लेने में दिक्कत होगी, मेनली क्या है, सांस निकालने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ता है इंसान
तो उसको सीटी जैसी आवाज आएगी, व्हीजिंग ऑन एक्सपिरेशन बोलते हैं। दूसरा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन हो गया, बहुत नैरो हो जाती है। दूसरा परमिबिलिटी इंक्रीज होती है, बल्कि इंसान को एडिमा होने लगेगा। और मेन एडिमा उसको चेहरे पे एडिमा आने लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एंजियो एडिमा। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। एक इसका काम क्या है, वेजो डायलेशन का। तो एक उल्टा काम इसका होता है, ये इंपॉर्टेंट करना कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। क्या कराता है? ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ये याद रखना, ये कभी बीपी कम नहीं करता, ये बीपी बढ़ाता है। ठीक है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। बाकी सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है वो क्या करते हैं? वेजो डायलेशन करते थे। ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है मेनली वेजो डायलेशन करते हैं। ल्यूकोट्राइन है वो क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो इस तरीके से अपने ल्यूकोट्राइन के क्या क्या काम है इनको भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने A4 के बारे में नहीं बताया, LTA4 के बारे में नहीं बताया। तो जो A4 होता है ना, वो क्या होता है? प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर ऑफ वो LTB4 और LTC4 का वो क्या है? प्रीकर्सर होता है NTK4। ठीक है, तो इस तरह से अपने ल्यूकोट्राइन पढ़े। और जो लिपोक्सिन है उसका ल्यूकोट्राइन को कंट्रोल करने का काम है, वो अपोज करेगा ल्यूकोट्राइन की एक्टिविटी को। तो ये भी लिख लेते हैं, जो लिपोक्सिन है वो क्या करेगा? अपोज ऑफ ल्यूकोट्राइन एक्टिविटी, मतलब कि ये एंटी इंफ्लामेटरी हो गया। ये क्या हो गया? एंटी इंफ्लामेटरी मीडिएटर। ये आपका एक एंटी इंफ्लामेटरी मीडिएटर हो जाता है। क्लियर? आपको यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अब अपन मेन पढ़ते हैं। इसके बाद एक और पढ़ते हैं अपन 5 नंबर पे, साइटोकाइनिन। ये भी एक तरह का सेल्यूलर डेरिवेटिव क्या है? काइनिन, है ना? सेल्यूलर डेरिवेटिव केमिकल इंफ्लामेटरी मीडिएटर होता है साइटोकाइनिन। इसका क्या काम होता है इसको समझो। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि ये एक सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है, और ये आपकी बॉडी की न्यूट्रोफिल है। ये आपकी बॉडी की क्या है? न्यूट्रोफिल है। जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिनको अपन ने क्या नाम दिया था? पैम्प्स नाम दिया था, या डैम्प्स। डेड सेल है तो डैम्प्स, इन्फेक्टेड सेल है, पैथोजन एसोसिएट है उसपे, तो उसको पैम्प्स बोला था। ठीक है, तो पैम्प्स या डैम्प्स बोलते हैं। वो जो न्यूट्रोफिल है उसके ऊपर क्या रहते हैं? टूल लाइक रिसेप्टर रहते हैं। क्या रहते हैं? टूल लाइक रिसेप्टर होते हैं, जिसमें अपन ने लिपोपॉलीसैकेराइड पढ़ा था, बीटा ग्लाइकैन पढ़ा था। ये टूल लाइक रिसेप्टर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो न्यूट्रोफिल है वो कुछ एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी। न्यूट्रोफिल है वो कुछ क्या कर रही थी? एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी। जब ये आपस में जुड़ रहे थे तो आपकी न्यूट्रोफिल है वो कुछ एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी। ठीक है, कौन कौन सी एंटीबॉडी थी? एक मिनट रुको यार। न्यूट्रोफिल है वो कुछ एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी। ये बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। न्यूट्रोफिल है वो कुछ एंडोर्फिन को क्या कर रही थी? रिलीज कर रही थी। सॉरी, एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी, जिसमें अपने मेन एंटीबॉडी पड़ी थी। उसमें अपन ने पढ़ा था कि एक मैनोज बाइंडेड लेक्टिन रिलीज करती है। ठीक है, काफी सारी एंटीबॉडी रिलीज कर रही थी, लेकिन दो एंटीबॉडी मेन होती हैं। एक तो अपन ने पढ़ा था साइटोकाइनिन। अब आपने बताया कि आपने साइटोकाइनिन नहीं लिखवाया था। भाई मैंने साइटोकाइनिन नहीं लिखवाया था, लेकिन TNF अल्फा लिखवाया था या IL लिखवाया था। ये साइटोकाइनिन ही है। ठीक है, एक तो साइटोकाइनिन को वो क्या करती है? रिलीज करती हैं। और ये साइटोकाइनिन है वो आपकी जो बैक्टीरिया वाली सेल है, जो इन्फेक्टेड डैमेज सेल है, उनको क्या करते हैं? किल करते हैं। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन कब रिलीज होते हैं? किससे रिलीज होते हैं? ये डिफेंस सेल से रिलीज हुए हैं। पहली बात तो ये, तो साइटोकाइनिन रिलीज बाय आपकी बॉडी की जो डिफेंस सेल होते हैं उनसे रिलीज होते हैं, चाहे वो आपकी न्यूट्रोफिल हो, चाहे वो आपकी न्यूट्रोफिल हो, चाहे वो आपकी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो आपकी बॉडी में आने वाली मैक्रोफेज हो, इनसे ये रिलीज होते हैं। साथ में ये एंडोथीलियल सेल होती है, जो एंडोथीलियम, इनकी जो एंडोथीलियल सेल होती है उनसे रिलीज होते हैं। जो इसकी ये न्यूट्रोफिलों के ऊपर भी तो एंडोथीलियम होता है, तो ये एंडोथीलियल सेल से भी क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। तो साइटोकाइनिन कहां से रिलीज हुए? आपके डिफेंस सेल है उन्होंने साइटोकाइनिन को रिलीज करती है।
अब ये साइटोकाइनिन क्या क्या काम करता है इसको आप समझो। ये इसका फंक्शन क्या है, एक मिनट, सॉरी, हम जो में हम ऐड कर देते हैं। इनका फंक्शन क्या क्या हो जाता है साइटोकाइनिन का, यदि आपसे कोई पूछे कि फंक्शन क्या है, तो आपको पता है कि ये इम्यून का काम करता है, इम्यूनिटी का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है, बल्कि इम्यून एक्टिव का काम करता है, इम्यूनिटी को एक्टिव करने का काम करता है। जो आपके जो सेल है, जो आपकी जो सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल है उसको मारने का काम करता है, बल्कि इम्यूनिटी का काम करता है। दूसरा आपने एक काम और पढ़ा होगा, ये कीमोस्टैक्सिस का काम भी कर रहा था, कीमोस्टैक्सिस का काम भी कर रहा था, एलआईसी बताया था ना, उसमें जो IL-8 था वो कीमोस्टैक्सिस का भी काम करता है। इसके बाद में ही अपन ने इसको ऑप्सिन में भी पढ़ा था, मतलब कि ऑप्सिनाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपने पढ़ा होगा। सॉरी, ऑप्शनाइजेशन में कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है, ये काम नहीं करता ऑप्शनाइजेशन में, सॉरी, ठीक है, ऑप्शनाइजेशन में काम नहीं करता, इसका मेन काम होता है वो इम्यूनिटी को एक्टिव करना, और कीमोस्टैक्सिस में इसका मेन काम होता है। इसके यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो आपका जो TNF है, TNF अल्फा पढ़ा था अपन ने, ट्यूमर नेक्रोटाइज फैक्टर, वो एक तरह का क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोटाइज जो फैक्टर होता है वो एक तरीके का क्या है आपका साइटोकाइनिन ही होता है। बाकी ये IL होते हैं, जो अपन IL पढ़ते हैं, ये 1 से लेके 8 तक IL होते हैं, ये इंटरल्यूकेन होते हैं, इंटरल्यूकाइन होते हैं, ये भी क्या है साइटोकाइनिन होते हैं। और यदि कोई वायरल सेल है, यदि कोई वायरल सेल होती है तो वहां पे आते हैं इंटरनेफ्रॉन आते हैं, INF अल्फा आते हैं, ये भी क्या है इंटरल्यूकिन जो क्या बोलते हैं वो, ये आते हैं, ये भी क्या होते हैं आपके INF भी इसके एग्जांपल। जो कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहां पे INF आता है वायरल इन्फेक्शन में, ये भी एक तरह का क्या होता है साइटोकाइनिन ही होते हैं, इंटरफेरोन होते हैं, ये भी एक तरह के क्या होते हैं साइटोकाइनिन ही होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन में आते हैं। बाकी IL 1 से 8 तक होते हैं, और आपके TNF अल्फा होते हैं जो कि डेड सेल पे काम करता है, TNF मेनली। तो ये सारे क्या है एंटीबॉडी का काम करते हैं, जो डैमेज सेल है उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, कैसे रिलीज होते हैं, जब टूल लाइक रिसेप्टर और आपके पैम्स डैम्स से ही आपस में मिल जाते हैं, तो आपकी जो डिफेंस सेल है वो रिलीज करती है इनको, साइटोकाइनिन को। क्लियर। अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते वरना आप बहुत बोर हो जाओगे। एक है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ओके ओके। अपने लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उस ब्लड सर्कुलेशन में एक एक प्रोटीन का बना हुआ, ऐसे कहते हैं कि लगभग कई बुकों में 20 लिखा था, कई बुकों में 30 लिखा था, 30 प्रोटीन का ये क्या होता है, एक चेन सिस्टम होता है ना, चेन सिस्टम होता है 30 प्रोटीन का अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर। ये क्या है आपके ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड के सर्कुलेशन में ये 30 प्रोटीन का एक ऐसी चेन बनी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। प्रोटीन की काफी सारे प्रोटीन है, इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि C3A, C5A, C7A, C8A, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे है ना। तो ये काफी सारे एट एक्स्ट्रा लिख दो इसके आगे कि और भी रहते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है, काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होते हैं, वो जुड़े रहते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं पूरा, जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। इसका काम होता है आपके एंटीबॉडी का या इम्यूनिटी का काम होता है। तो कोई आपसे सिंपल पूछ ले कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या काम करता है, आपके ब्लड में एक 30 प्रोटीन की चेन होती है जो आपके इम्यूनिटी का काम करती है, इसी को अपन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसको समझो, कैसे काम करती है इसको समझो कि ये एक सेल थी, ठीक है, एक मिनट रुको, बोला गलत बन गया,
ये आपकी एक सेल थी, ये एक सेल थी जो बैक्टीरियल सेल थी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल थी, ठीक है, डैमेज सेल थी, ठीक है। अब इसको मारने के लिए एक कॉम्प्लेक्स आता है एमईसी। कौन सा आता है? एमईसी एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको अपन बोलते हैं, एमईसी की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एमईसी फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एमईसी। तो ये एमएसी क्या करता है कि यदि वो एमएसी जनरली इनएक्टिव रहता है, जनरली एमएसी है आपकी बॉडी में, अपनी बॉडी में कोई डिफेंस पैथोजन नहीं है, तो ये डीएक्टिवेट रहता है, ठीक है। लेकिन ये जब कोई डिफेंस सेल आता है, ये एमएसी एक्टिवेट हो जाता है, तो एमएसी एक्टिवेट होने के बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसका नाम है, इस मेम्ब्रेन को क्या कर देगा? किल कर देगा। मतलब कि ये क्या करता है? क्या करता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। ये आपकी जो मेम्ब्रेन है उसको कुछ कर देगा? डिस्ट्रक्ट कर देगा। ये जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देगा, जिससे किल या डिस्ट्रक्ट डैमेज सेल, जिससे डैमेज सेल और जो एंटीजन है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इस तरह से ये आपकी डिफेंस का काम करता है आपकी बॉडी में। किस तरह करेगा कि आपकी जो एक एमईसी कॉम्प्लेक्स होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, वो ये डैमेज सेल है, उस डैमेज सेल जिसके अंदर बैक्टीरिया, उसके आगे ऊपर आके चिपकेगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इससे ये पूरी जो सेल है, डैमेज सेल है, वो पूरी खत्म हो जाएगी। अब जो एमईसी एक्टिवेट कैसे होता है? जनरली मैंने बताया कि जनरली एमईसी डीएक्टिवेट होता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो पूरा अपना प्रोसेस करके एंड में इस एमईसी को एक्टिवेट करता है। तो लिखो, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, सिस्टम है वो क्या करता है? एक्टिवेट एमएसी, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। अब जब इसको वो एक्टिवेट करता है ना, इसके भी तीन पाथ होते हैं, तीन पाथ से वो एक्टिवेट करता है। कौन कौन से पाथ होते हैं? एक होता है क्लासिकल पाथ, एक तो क्लासिकल पाथ होता है उससे एक्टिवेट करता है, एक होता है आपका अल्टरनेटिव पाथ बोलते हैं, अल्टरनेटिव पाथ से एक्टिवेट करता है। अब देखो, आपको डिटेल में पढ़ाना होता तो मैं ये सारे पाथ है इनको क्लियर समझाता। और एक और होता है लैक्टिन पाथ, लैक्टिन पाथ, उससे ये इनको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और ये सारा एक्टिवेट करके एमएसी बनाता है। एमएसी फिर क्या करेगा? आपकी वो सेल को डैमेज कर देगा। देखो, जो क्लासिकल पाथ है थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। लैक्टिन पाथ क्या करता है? आपने एक प्रोटीन पढ़ा था एमबीएल, एंटीबॉडी पढ़ी थी आपने एमबीएल, जो न्यूट्रोफिल रिलीज कर रही थी ना, एमबीएल, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, उसको जब वो एक्टिव हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम उस एमबीएल को डिटेक्ट कर लेता है कि भाई एमबीएल आ गया, मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी वहां पहुंच जाता है। तो यदि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एमबीएल को देख के एक्टिवेट हुआ है तो उसको लैक्टिन पाथ बोलते हैं। जनरली जो होता है, यदि डायरेक्ट उसने देख लिया, डायरेक्ट उसकी नजर पैथोजन पे पड़ गई, डैमेज सेल पे उसकी नजर पड़ गई, उसने पैम्स को, डैम्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, यदि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम वहां पे पहुंच गया, तो उसको अल्टरनेटिव पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव पाथ बोलते हैं। और क्लासिकल पाथ क्या होता है? जो नॉर्मली चलता है उसको क्लासिकल पाथ बोलते हैं। कि यदि आपकी कोई डैमेज सेल है, उससे वहां पे टूल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेट हुए हैं, तो उन टूल लाइक रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद में आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो उसको क्लासिकल पाथ बोलते हैं। इतना डिटेल में समझने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कौन सा पाथ इसका है और कौन सा नहीं है। तीन ये नाम दे देगा, एक नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर ये बात? आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अपन ने जितने भी 5 या 6 जो केमिकल इंफ्लेमेटरी मेडिएटर थे उनके क्या क्या काम है उनको डिटेल में पढ़ा। इन सबको आपको पढ़ लोगे तो आपको बीमारी को ट्रीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, उतना मुझे बीमारियों को समझाने में बहुत हेल्प मिलेगी। बीमारी उतनी ही आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का एक काम था एंटीबॉडी का, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़े बहुत काम आपको भी पता होगा कि और क्या काम है। ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें काम करता है? ऑप्सोनाइजेशन में ये हेल्प करता है। आपको मैंने बतायागा कि ऑप्सिन का जो मेन काम होता है, ऑप्सिन होता क्या है? जो आपकी डैमेज सेल है उसको मोर टेस्टी बनाना, डिलीशियस बनाना। मेन काम कौन करता है? आईजीजी करता है।
उसके अलावा फाइब्रिनोजन भी करता है, लेकिन वहां पे मैंने आपको एक और नाम बताया होगा, C3b, है ना। तो C3b क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन ही तो था। वही आपका कीमोस्टैक्सिस में भी ये काम करता है। जब अपने कीमोस्टैक्सिस पढ़ा था, वहां पे अपने LIC पढ़ा था, उसमें एक LTB4 पढ़ा था, एक अपने साइटोकाइनिन IL-8 पढ़ा था, और एक अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन C5a पढ़ा था। तो ये आपका कीमोस्टैक्सिस का काम भी करता है, कि जो कीमोस्टैक्सिस मैंने परफ्यूम के एग्जांपल से समझाया था, ठीक है, परफ्यूम के एग्जांपल से समझाया था कि जो आपकी बैक्टीरियल डैमेज सेल है वो कीमोटॉक्सिन रिलीज करती है। मेन LTB4 होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी उसका काम करता है। तो इस तरीके से अपन ने पूरे केमिकल मीडिएटर को समझा, डिटेल में समझा, पूरा को एक एक डिटेल में समझा। और हो सकता है क्लास भी लंबी हो गई है, 1 घंटे 5 मिनट 6 मिनट की हो गई है, तो अपन ने लेकिन पूरे केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को पढ़ा। आप चाहो तो इन क्लास को 1.5 करके देख लो, आप पढ़ो अपने हिसाब से, नोट्स है उनको पढ़ो, एक दो बार लिख के, पेज में कह रहा हूँ कि लिखो, पेन से लिखो, एक बार देख के लिखो, एक बार फिर बिना देखे लिखो, और तीसरी बार उनको आधा देखो। मतलब कि जो चीज, जो पॉइंट आपने छोड़े हैं ना, दूसरी बार आपने बिना देखे लिखे हैं, और जो पॉइंट छोड़े हैं उनको आप दोबारा क्या करो, दोबारा लिखो। और फिर भी नहीं समझ में आए तो यहाँ तो मैं बुरी तरह कुत्तों की तरह भूख रहा हूँ भाई, यहाँ तो गला फाड़ फाड़ के आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, दोबारा वीडियो देख लो। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, तो आप फायदा क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, आप पूरा फायदा उठाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और जैसा बहुत अपडेट है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, कि धीरे धीरे आपको ऐप पे अवेलेबल कराई जाएंगी सारी वीडियोज, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, आपको कुछ MCQ सेशंस दिए जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स, आपको जो PDF है वो आपको ग्रुपों पे शेयर की जाएगी, ऐप पे शेयर की जाएगी। तो आप उन सबको आप क्या करो, उन सबका फायदा उठाओ, जितना फायदा आप उठा सकते हो वो सब उठाओ। थैंक यू वेल, और अब बाय, ओके, थैंक यू।